हेलो जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं सेमेस्टर 1 यूजी सेमेस्टर 2025-29 सेशन के लिए हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। आप लोग देखिए 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा। आप लोग का बताते हैं पैटर्न क्या रहेगा। 75 में 5 नंबर का आएगा, एक मार्क्स का क्वेश्चन। जो 5 क्वेश्चन होगा एक मार्क्स का रहेगा, 5 नंबर हो गया। और 5 नंबर का ही रहेगा 2 क्वेश्चन, जो 5 नंबर में लगभग 100 से 150 वर्डों में लिखिएगा। 10 नंबर यहाँ हो गया। और 15 नंबर का रहेगा 6 क्वेश्चन, जिसमें आप लोग को कितना लिखना है? 4 लिखना है। 6 क्वेश्चन मिलेगा, 4 लिखना है। तो 15 चौका 60, 60 10 70 और 5 75, तीनों को मिलाइएगा तो इसी प्रकार आप लोग का पैटर्न रहेगा। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग का देख लीजिए यह है सिलेबस। यहाँ से देखिए यूनिट 1 पाठ्यक्रम सामग्री। आप लोग को यही पढ़ना है, जो देख सकते हैं यही है सिलेबस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया से देख लीजिए सिलेबस, यही पढ़ना है आप लोगों को। आज यूनिट 1 यहाँ देख लीजिए। यूनिट 1 या इकाई 1 और इकाई 2 दोनों का सिलेबस कवर करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। क्योंकि ऑब्जेक्टिव 5 ही आते हैं तो केवल अधिक जोर सब्जेक्टिव पर दिया जाएगा। क्योंकि सब्जेक्टिव से लगभग 70 नंबर के आंसर ये क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो केवल ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, 20 ऑब्जेक्टिव कर लेंगे और केवल सब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे। तो यहाँ देखिए पहला ऑब्जेक्टिव मैंने 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लिए हैं विदाउट ऑप्शन। अगर आपको एग्जाम में भी विदाउट ऑप्शन मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल और किस नाम से जाना जाता है? तो वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, आदिकाल के समय निर्धारण लगभग किस काल तक माना जाता है? तो 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रमुख आधार क्या है? तो प्रवृत्तियाँ और विषय वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आदिकाल में किस रस का प्रधानता थी? तो वीर रस का हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदिकाल की भाषा किससे विकसित हुई? तो अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑब्जेक्टिव पर कम जोर दीजिएगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टिव कीजिएगा। भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य आधार क्या है? तो आध्यात्मिकता और नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 7 है, वसुदेव कुटुंबकम का संबंध किस परंपरा से है? तो भारतीय ज्ञान परंपरा से। क्वेश्चन नंबर 8 है, भक्ति काल में प्रमुख आंदोलन कौन सा था? तो भक्ति आंदोलन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमीर खुसरो किस परंपरा से प्रभावित थे? तो सूफी परंपरा से। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमीर खुसरो का गुरु कौन था? तो निजामुद्दीन औलिया। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को किस भाषा का प्रारंभिक कवि माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोरी सेवे सेज पर किस कवि की रचना है? तो अमीर खुसरो की रचना है। विद्यापति को किस उपनाम से जाना जाता है? तो मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है विद्यापति को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्यापति की प्रमुख रचना कौन सी है? तो पदावली है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्यापति की पदावली किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 16 है, भक्तिकालीन काव्य की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी है? तो निर्गुण और सगुण। निर्गुण में यानी देवता का पूजा नहीं किया जाता था और सगुण में देवी देवताओं का पूजा किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 है, कबीरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो निर्गुण धारा के। क्वेश्चन नंबर 18 है, साखी किस कवि की रचना शैली है? तो कबीरदास की है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो पद्मावत है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नागमती वियोग किस ग्रंथ का अंश है? तो पद्मावत का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूरदास किस भक्ति धारा से संबंधित थे? तो सगुण कृष्ण भक्ति धारा से। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूरदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो सूरसागर है। 23 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो रामचरितमानस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो यह अवधी भाषा में लिखी गई है।
और 25 नंबर क्वेश्चन है भक्ति काल में कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि कौन थे? तो सूरदास। यहीं तक था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव करते हैं। यूनिट 1 के क्वेश्चन अब करते हैं। इन सब का PDF आप कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक यूट्यूब के कमेंट में पिन होगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। सभी महत्वपूर्ण सूचना और जितने भी नोट सब टेलीग्राम पर मिलेंगे। तो यूनिट 1 के देखिए क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषताएं एवं हिंदी साहित्य के विकास में उसका योगदान स्पष्ट कीजिए। विशेषता और हिंदी साहित्य के विकास का योगदान बताना है आप लोग को। तो पहला आंसर देखिए, आप लोग आंसर 15 नंबर का क्वेश्चन का बता रहे हैं। आप लोग 5 नंबर में 1 या 1.5 पेज लिखिएगा, ठीक है। और 15 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है आप लोग को? जैसा कि 2 पेज रहता है तो 4 पेज लिखिएगा। कम से कम बता रहे हैं, एकदम 4 पेज लिखना ही होगा। 4 पेज कैसे? जैसे एक पन्ना ई हो गया, एक पेज में 2, यानी एक जब पेज रहता है तो एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, ये 2 हो गया। तो इसी प्रकार 1 2 3 4 तक लिख देना, 4 पेज। एक वो खड़ा पन्ना कर लीजिएगा, 1 पेज हो गया, 2 पेज, 4 पेज कम से कम लिखिएगा, तब आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। अगर लिखिएगा 1 2 पेज, 15 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग 4 पेज प्लस लिखिएगा, 4 पेज से कम मत लिखिएगा। क्योंकि लिखने का रहता कितना, 6 पेज, लेकिन आप 4 पेज कम से कम लिखिएगा। तो चलिए यही बताना था कि 15 नंबर का क्वेश्चन आए तो कम से कम 4 पेज लिखना है। 4 पेज से अधिक आप लिख सकते हैं, 6 पेज 7 पेज तक लिख सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन एक आंसर कितना लिखना है? 4 पेज से कम लिखना ही नहीं है। तो आप लोग 4 पेज लिख दीजिए, काफ़ी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आंसर देखते हैं, आंसर डिस्कस करते हैं। तो आंसर देख सकते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यंत प्राचीन, समृद्ध और बहुआयामी रही है। इसकी जड़ें वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत तथा विभिन्न दार्शनिक ग्रंथों से मिलती है। यह परंपरा केवल धार्मिक या आध्यात्मिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नैतिकता, समाज, राजनीति, शिक्षा, विज्ञान और कला सभी का समावेश है। यानी सभी का मिलाकर ज्ञान दिया गया है कि इस विषय में पढ़ना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पॉइंट में याद रखिएगा, एक पॉइंट याद रख लीजिए। उसी से संबंधित जब वहाँ जाएंगे तो पूरा एकदम डिक्टो सेम आप लोग को याद नहीं रहेगा, तो पॉइंट में आप लोग याद रखिएगा और एक पॉइंट याद रख के वहाँ लिखने का प्रयास कीजिएगा और कुछ अपने शब्द ऐड कीजिएगा। भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रमुख विशेषता है, भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रमुख विशेषताएं हैं आध्यात्मिकता, नैतिक मूल्यों की प्रधानता, सामान्यवाद, सहिष्णुता तथा मानवता। यह यहाँ वसुदेव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखीन जैसे आदर्श मानव कल्याण की भावना को व्यक्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? हिंदी साहित्य विकास। हिंदी साहित्य का विकास इस परंपरा की पृष्ठभूमि में हुआ है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय ज्ञान परंपरा की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। अगला पॉइंट है आदिकाल। आदिकाल में वीर गाथाओं के माध्यम से शौर्य और कर्तव्य निष्ठा का संदेश दिया गया है। भक्ति काल में संतों ने भक्ति, प्रेम, समरसता और सामाजिक सुधार का संदेश दिया है। रीति काल में काव्य शास्त्र और सौंदर्य बोध की परंपरा विकसित हुई, जबकि आधुनिक काल में राष्ट्रवाद, सामाजिक सुधार और मानवता की प्रमुखता मिली। इसी प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा ने हिंदी साहित्य को नैतिकता, आधार, सांस्कृतिक समृद्धि और वैचारिक गहराई प्रदान की है। यह परंपरा आज भी साहित्य को दिशा देने का कार्य कर रही है। यानी इसी प्रकार आप लोग को आंसर लिखना है। देख लीजिए कितना पॉइंट वाइज लिखे हैं। इसी प्रकार आप लोग को एक एक पॉइंट याद रखना है, उसी से थोड़ा अपने से शब्द ऐड कीजिएगा, उसी से आप लोग को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण समस्या पर प्रकाश डालिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से समझने के लिए विद्वानों ने इसे विभिन्न कालों में विभाजित किया है। प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में बांटा गया है। काल विभाजन की आधार भाषा, शैली, विषय वस्तु और प्रवृत्तियाँ रही है। यानी जो हिंदी का साहित्य का काल विभाजन किस आधार पर किया गया है? तो भाषा के आधार पर, शैली के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर और प्रवृत्तियाँ के आधार पर। उदाहरण के लिए आदिकाल, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए आदिकाल का युग कब माना जाता है? 1050 से 1375 ईस्वी तक। को वीर गाथा काल को क्या कहा जाता है? आदिकाल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वीर रस प्रधान रचनाएं लिखी गई है।
भक्ति काल का युग याद रखिएगा 1375 से 1700 तक में भक्ति भावना का उत्कर्ष हुआ, यानी भक्ति भावना का शुरुआत हुआ। रीति काल का युग है 1700 से 1900 में श्रृंगार रस और काव्य शास्त्रीय नियमों की प्रधानता रही। आधुनिक काल यानी 1900 से अब तक, अभी जो चल रहा है वर्तमान तक में यथार्थवाद और राष्ट्रवाद और सामाजिक चेतना की प्रमुख रहे हैं। यानी इसी प्रकार विभाजन किया है हिंदी साहित्य काल का। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है नामकरण की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि किसी एक विशेष प्रवृत्ति के आधार पर पूरे काल को नाम पूर्णतः उचित नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप आदिकाल में केवल वीर गाथाएँ ही नहीं थी बल्कि धार्मिक एवं लोक साहित्य भी था। इसी प्रकार रीति काल में केवल श्रृंगार ही नहीं बल्कि नीति और भक्ति की रचनाएं भी मिलती थी। तो इतना इजी लैंग्वेज में आप लोग को लिखना है। आप लोग थोड़ा पॉइंट याद रखिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में आसानी से लिख पाएँ। इसलिए कुछ विद्वान काल विभाजन को समिति और सापेक्ष मानते हैं, फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए यह विभाजन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आदिकाल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। चलिए आप लोग नोट्स मिल जाएगा, आप लोग एग्ज़ाम जाने से पहले 2-3 बार पढ़ लीजिएगा और आगे आप लोग को बताते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन यूनिट 1 से लिए हैं। आप लोग बस इतना कर लीजिए, जब मैं सेमेस्टर 2 का पढ़ाया था तो 15-16 क्वेश्चन देता था लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, उसी से सब क्वेश्चन मिलता था। आप लोग एक वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने 16 क्वेश्चन कराया था और 6 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, लेकिन 5 क्वेश्चन एकदम एग्ज़ाम नोट्स से जो नोट्स दिए थे उसी से मिल गया था। तो ये नोट्स आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। 5 नंबर यही लास्ट क्वेश्चन लिए थे यूनिट 1 का। आप लोग बस इतना पढ़ लीजिए, इससे आगे कुछ नहीं करना है। और यहाँ देख लीजिए यूनिट 2 का शुरू होता है यहाँ से। यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन क्या है, अमीर खुसरो के जीवन एवं साहित्यिक योगदान का वर्णन कीजिए। तो अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनका जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ। वह तुर्क मूल के थे, परंतु भारत को ही अपना कर्म भूमि बनाया। वे दिल्ली सल्तनत के दरबारी कवि थे और कई सुल्तानों का आश्रय में रहे। खुसरो बहुभाषी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने फारसी, अरबी, हिंदवी, प्रारंभिक हिंदी में रचनाएं की। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की प्रारंभिक कवि भी माना जाता है। उनकी रचनाओं प्रेम, भक्ति, लोक जीवन और सूफी भावनाओं का सुंदर समन्वय मिलता है। यानी इन सब पर बताया है, प्रेम पर भी बताया, भक्ति पर, लोक जीवन पर और सूफी भावनाओं को। अगला पॉइंट क्या है, उनकी प्रमुख हिंदी रचनाएं पहेलियाँ, मुकरी, दोहे और लोकगीत हैं। गोरी सोवे सेज पर खुसरो रैन सुहाग की आदिपद अत्यंत प्रसिद्ध है। इन रचनाओं में सहज भाषा, लोक प्रचलित शब्द और भावों की मधुरता मिलती है। अमीर खुसरो ने भारतीय और फारसी संस्कृति के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, जिससे उनके काव्य में आध्यात्मिक प्रेम की झलक मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या, इसी प्रकार अमीर खुसरो ने हिंदी साहित्य की ओर नई दिशा दी और भाषा को सरल और मधुर एवं जन सामान्य के निकट बनाया। तो यहीं से पहला यूनिट का पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। और यूनिट 2 का देखिए 6 क्वेश्चन लिए इससे। देखिए यहाँ है विद्यापति के जीवन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। विद्यापति के जीवन एवं साहित्य व्यक्तित्व का प्रकाश डालिए। आप लोग यही क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, फिक्स है, इन्हीं से क्वेश्चन लड़ेंगे। उत्तर है विद्यापति आदिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म लगभग 1352 ईस्वी में बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुआ। वे मैथिली भाषा के महान कवि थे, परंतु उनकी रचनाओं का प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी पड़ा। यानी वे मैथिली के कवि थे लेकिन उनका प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी पड़ा है। विद्यापति मुख्यतः श्रृंगार और भक्ति के कवि माने जाते हैं। उनकी पदावली अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसमें राधा कृष्ण का प्रेम का मनोहारी चित्रण मिलता है। उनकी भाषा मधुर, कोमल और भावपूर्ण है। उन्होंने प्रेम को सूक्ष्म मन भावों का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। उनकी रचनाओं में भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत समन्वय मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है विद्यापति को मैथिली कोकिला भी कहा जाता है। उनकी पदावली ने भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति धारा को प्रभावित किया। इस प्रकार विद्यापति हिंदी और मैथिली साहित्य के सेतु के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
तो बस यही 3 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। और देखिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है विद्यापति के ऊपर, तो आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ के जाइए। अमीर खुसरो और विद्यापति की काव्य तुलनात्मक समीक्षा कीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, आदिकालीन काव्य पर सूफी एवं वैष्णव प्रभाव का विस्तृत विवेचना कीजिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य में सूफी और वैष्णव दोनों धाराओं के प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन दोनों धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों ने साहित्य को प्रेम, भक्ति और मानवता का नई दिशा प्रदान की है। आदिकालीन हिंदी साहित्य ने क्या क्या दिया है? प्रेम दिया है, भक्ति दिया है, मानवता की नई दिशा प्रदान की है। सूफी मत इस्लामी आध्यात्मिक परंपरा से संबंधित है, जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिक मिलन की भावना प्रमुख है। अमीर खुसरो जैसे कवियों पर सूफी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उनके काव्य में प्रेम केवल लौकिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। प्रियतम के रूप में ईश्वर की कल्पना की गई है। सूफी काव्य का प्रतीकात्मक अगला पॉइंट है और रूपक का प्रयोग मिलता है, जिससे आध्यात्मिक भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। दूसरी ओर वैष्णव धारा की मुख्यतः भगवान विष्णु और उनके अवतारों का, विशेषकर कृष्ण की भक्ति पर आधारित है। विद्यापति जैसे कवियों की रचनाओं में कृष्ण भक्ति का प्रभाव स्पष्ट है। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से भक्त और भगवान के संबंध का व्यक्त किया है। दोनों धाराओं में प्रेम सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। सूफी प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन के प्रतीक है, जबकि वैष्णव प्रेम भक्ति और समर्पण की भावना को दर्शाता है। इसी प्रकार अगला पॉइंट अब क्या है? इन दोनों प्रभावों ने हिंदी साहित्य को आध्यात्मिक गहराई, भावनात्मक समृद्धि और सांस्कृतिक समन्वय प्रदान किया है। आदिकालीन काव्य केवल वीरता तक सीमित नहीं, बल्कि उसमें प्रेम और भक्ति की मधुर धारा प्रवाहित हुई है। निष्कर्षतः सूफी और वैष्णव प्रभाव ने आदिकालीन हिंदी साहित्य को व्यापक मतलब और बड़ा विस्तार रूप में मानवीय और आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान की है। तो सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं, यहाँ आंसर ख़त्म हो जाते हैं। आप लोग इसी प्रकार पॉइंट में याद रखिएगा, जब लिखने का टाइम आएगा तो एक पॉइंट समराइज यानी आप शॉर्ट में याद रखिएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा, तो आप आसानी से लिख पाएंगे और कुछ शब्द अपने से ऐड ऑन कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।